देश में एक बार फिर से कम होने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 1,65,000 नए केस तो 3,460 लोगों ने गंवाई जान। ऑक्सीजन की कालाबाजारी मामले में नवनीत कारा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट करेगा सुनवाई। उत्तराखंड के नैनीताल और पिथौरागढ़ में अगले 12 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट हुआ जारी। और आईपीएल को लेकर बीसीसीआई की अहम बैठक, आज नई तारीखों का हो सकता है ऐलान। T20 वर्ल्ड कप और टीम इंडिया के शेड्यूल पर भी हो सकती है चर्चा। नमस्कार, भारत में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट में भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई होने तक चोकसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को अपने वकील से मिलने और मेडिकल सुविधाएं देने की भी अनुमति दे दी है, जिससे कोविड-19 जांच भी शामिल है। और आपको बता दें कि मेहुल चोकसी अदालत में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुआ और सुनवाई के दौरान वकील ही मौजूद रहे। चोकसी के वकीलों ने अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दौरान कैमरों की अनुमति भी नहीं दी गई। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने खराब वेंटिलेटर्स के मामले में लगातार जो शिकायतें आ रही थी वो सामने आने पर केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है। बेंच ने कहा है कि केंद्र सरकार को लोगों की जान की बजाय ऐसे खराब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज्यादा चिंता है। दरअसल कुछ अस्पतालों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पीएम केयर फंड के तहत केंद्र से मिले 150 में से 113 वेंटिलेटर्स खराब हैं और इसको लेकर हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि खराब वेंटिलेटर्स के लिए केंद्र के पास क्या उपाय है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अजय तलहर ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर्स फंड के तहत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इन वेंटिलेटर्स को गुजरात की ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स साथ में पैरामेडिकल को वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने के लिए सही ट्रेनिंग नहीं दी। तो कोरोना संकट और दूसरी लहर के बीच में उम्मीद थी कि अप्रैल के बाद भारत में कोविड-19 टीकाकरण की जो गति है मई में धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। आंकड़े भी टीकाकरण अभियान में निराशाजनक गिरावट दर्शाते हैं। अप्रैल में रोजाना दी जाने वाली औसतन 29 लाख डोज के मुकाबले एक महीने बाद ये संख्या गिरावट जो है 19 लाख तक आ गई है। ये तब भी हुआ जब पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आकर्षित हुए और कतार में लगने लगे। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण की जो गति है वो भी अलग ही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर आपको बता दें तो -56.5%, ओडिशा की -49.2%। उन राज्यों में ये शामिल है जहां पर टीकाकरण की गति में काफी गिरावट देखी गई है। अगर इसके साथ ही सकारात्मक पक्ष पर और नजर डालें तो असम और दिल्ली में औसत दैनिक टीकाकरण की दर में उछाल देखा गया है। पूर्वोत्तर राज्य में औसतन दैनिक टीकाकरण अभियान में 16.6% का उछाल आया है। अप्रैल में औसतन 47,854 की तुलना में मई में बढ़कर 55,780 तक पहुंच गया है। जबकि राजधानी दिल्ली में अप्रैल औसतन का जो है वो 66,882 से 12.3% की वृद्धि के साथ मई में 75,120 तक पहुंच गया है। तो मुंबई के आकुर्ली मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 31 मई को होने जा रहा है, जिसको सीएम उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। MMRDA के कमिश्नर RA राजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीएम
उद्घाटन के दिन मीडिया से रूबरू नहीं होंगे, इसके लिए पहले से तैयारी की गई है और पहले से जानकारी भी दी गई है। आपको ये बता दें कि सोमवार को तकरीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्य नेता और MMRDA की टीम कांदिवली हाईवे, आकुर्ली मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे और मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उनके हाथों पुस्तक का विमोचन होगा और रास्ते का भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा। माध्यम से आपको 31 तारीख के कार्यक्रम के बारे में, सोमवार के कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन शायद आपको ब्रीफिंग न मिले, आपको केवल स्नैपशॉट मिले, बिकॉज आप प्लेटफॉर्म के दूसरे तरफ खड़े रहेंगे और प्लेटफॉर्म के दूसरे तरफ से जो है फ्लैग ऑफ डिग्निटरीज और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों होगा। इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको उस प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह से जो है जानकारी दी जाए। उस दिन 12:30 बजे जो प्रोटोटाइप ट्रेन है उसका फ्लैग ऑफ यहाँ से प्लेटफॉर्म के लेवल से होगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री और उनके साथ जितने भी डिग्निटरीज रहेंगे, आमंत्रित रहेंगे हमारे, वो सब T1 T2 की जगह पे जाएंगे, जहाँ पर कि T1 T2 का वेहिकुलर अंडरपास जो है, भूमिगत जो रास्ता हम बना रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए। केंद्र सरकार ने चक्रवात यास के कारण जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 2 लाख और गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं उनके लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी है। बतौर PMO प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता जताई है। और आपको ये भी बता दें कि यास के कारण ओडिशा में 3 जबकि बंगाल में 1 की मौत हुई। PM नरेंद्र मोदी ने यास प्रभावित तूफान के जो इलाके थे उनका जायजा लिया और हालात के मद्देनजर पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। तो रांची में कांची नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल यास तूफान को नहीं झेल पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाराडी बुढ़ाडी पुल गुरुवार को जमींदोज हो गया। ये पुल रांची जिले के तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता है। 3 साल पहले ही करोड़ों की लागत से पुल बनाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बना ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हड़कंप मचने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में अब जांच के आदेश दे दिए हैं। तहकीकात में क्या सामने आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन सेतु के रूप में तमाड़, बुंडू और सोनाहातू की मुश्किल कब होगी, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है। पतंजलि योगपीठ ने योग गुरु बाबा रामदेव से एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी को लेकर माफी मांग वाला IMA का मानहानि का नोटिस मिलने की पुष्टि की है और पतंजलि के अनुसार वो कानूनी रूप से माकूल जवाब देगी। बतौर पतंजलि वो वैज्ञानिक सोच के काम करती है और ऋषियों, शास्त्रों के महान ज्ञान और विज्ञान को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देगी। और वहीं उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में स्वामी रामदेव पर तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पतंजलि के गेट पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, देश में कोरोना की दूसरी वेव इस समय चल रही है। हमारे हजारों मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है इस कोरोना के खिलाफ जंग में। परंतु हमारे संवेदनहीन ये रामदेव जो नरेंद्र मोदी जी के एजेंट हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, कोरोना योद्धाओं को। और इन्होंने बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरे देश की जनता आहत हुई है। हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में भेजा जाना चाहिए। देखिए, ये कोरोना का दौर है इस समय, इसलिए हमने युवा कांग्रेस हरिद्वार और सब साथियों ने मिलकर के ये सांकेतिक प्रदर्शन आज रखा है। तो ये इस लड़ाई का अंत नहीं है, ये इस लड़ाई की शुरुआत है और हम चुनौती देना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि अगर जल्दी ही इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने माफी नहीं मांगी तो बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित होकर युवा कांग्रेस के साथी पुनः यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने का कमेंट दिया है। ये बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और कहने का मतलब ये है, आज हमारा यूथ कांग्रेस का जो धरना है उसका
का जो मकसद है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति इस जगह पे हो जहां उसके इतने फॉलोअर्स हों और उसकी एक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं चाहिए, जिसकी वजह से समाज में एक नेगेटिव मैसेज चला जाए, लोगों का मनोबल टूट जाए। और आज जो डॉक्टर्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, इंसान अपने भाई के लिए खड़ा होना मुश्किल है आज की डेट में, परिवार के सदस्य का इलाज कराना इतना मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी पीपी किट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरीके से पीपी किट पहन के हाथ में इंजेक्शन और दवाई लेके लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी जानें बचा रहे हैं। और आप सिर्फ अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सुपीरियर ठहराने के लिए डॉक्टर्स को आप नीचा दिखा रहे हैं। दिल्ली पे धरना दिया जा रहा है। ये परचूनिया लाला रामदेव जो कि शिकंडी है, चोर है और महा झूठा है, उसके खिलाफ ये धरना आज जो है युवा कांग्रेस ने रखा है। एक और युवा कांग्रेस जो पूरे देश भर में लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, उनको राहत सामग्री देने का काम कर रही है। दूसरी ओर ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए। लोगों को भ्रमित कर रहा है आयुर्वेद के नाम पे। हम आयुर्वेद के साथ हैं, पर बाबा रामदेव, इसके लाला रामदेव के खिलाफ है। जो ये इसने शिकंड रचा है, जो इसने साजिश रची है इस जनता को गुमराह करने की, जनता को 1-1.5 महीने इस टॉपिक से भटकाने की, ये एक मिलीजुली इनकी साजिश है सरकार की और रामदेव की कि मैं। इसी बीच कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। कोविड-19 को लेकर देश में हालात लगातार सुधरते जा रहे हैं। जो संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। 1,65,186 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ये अपडेट आंकड़ा जो है कोरोना केसों का हम आपको दिखा रहे हैं। 3,460 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। देश में अब तक कोरोना से 3,22,384 लोगों की मौत हो चुकी है। ये टोटल आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक दिन में 2,73,806 कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं। देश में जो एक्टिव केसों की संख्या है वो भी 22,14,000 के तकरीबन है। तो इतना साफ है कि अब संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। देश में हालात सुधरते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी हो रहा है। तो वैक्सीनेशन भी हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में अब तक कोरोना से जो मौतें हो चुकी हैं वो 3 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है। अब संक्रमितों का जो आंकड़ा है धीरे धीरे तकरीबन 1.5 लाख पर आ चुका है। हर दिन संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। ये राहत की सांस है सरकार के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, देश के नागरिकों के लिए भी। अगर संक्रमितों का ग्राफ गिरता चला जा रहा है तो क्योंकि हर कोई चाहता है कोरोना खत्म हो जाए, कोरोना से निजात पाएं, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन रखिए ताकि कोरोना से बच सके। तो जैसे ही ये ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाया हुआ है, पाबंदियां लगाई हुई हैं और उन्हीं पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है कि कोरोना केसों में लगातार गिरावट भी आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर लगातार केस बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन ऐसा भी था जो कि एक दिन में 27 से 28 हजार केस आते थे, लेकिन आज वहां पर वो दिन आ चुका है कि एक दिन में सिर्फ 1,000 केस सामने आ रहे हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा सुधरी हैं। लॉकडाउन को उसके लिए प्रभावी माना जा रहा है क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने में लॉकडाउन का बहुत बड़ा योगदान ये कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं। तो देश में जो कोरोना का ग्राफ है, कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो एक वक्त था कि 4,000 को वो आंकड़ा हर रोज क्रॉस कर रहा था, लेकिन अभी भी 3,000 से ऊपर है। 3,000 से नीचे मौत का आंकड़ा नहीं आ रहा है। हालांकि इतना साफ है कि कोविड-19 को लेकर देश में हालात सुधरते जा रहे हैं, राहत की सांस है। तो 3,460 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। कोरोना से जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अब हम देख रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या में लगातार जो ग्राफ है संक्रमितों का वो गिरता चला जा रहा है, ये राहत की बात है।
जी, जय तौर पर देखिए, लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम जोरों पे किया जा रहा है, टेस्टिंग भी जोरों पे की जा रही है, वहीं भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अवेयर हो, वैक्सीन लेने। ऐसे में जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा जा रहा है, वो कहीं न कहीं कम होता जाता है। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई करों के लिए बड़ी राहत की बात है। इस तरह से 24 घंटे के अंदर 954 मामले जो है मुंबई के आए हैं, जबकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 20,000 के आसपास जो है महाराष्ट्र के है। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं ये जो ग्राफ है वो कहीं से सुकून देने वाले महाराष्ट्र सरकार के लिए और मुंबई करों के लिए। लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े अभी भी बरकरार है, हालांकि मुंबई में 30 लोगों की मौत हुई तो महाराष्ट्र में 454 लोगों की मौत हुई, तो वो कहीं कहीं जरूर चिंता का विषय है। लेकिन लगातार जो कोरोना संक्रमण के ग्राफ है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। मौत के आंकड़े मुंबई में भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह लग रही है? क्योंकि जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनका पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है? जो फैसिलिटी अस्पतालों में मरीजों को मिल पा रही है वो कैसी हैं? क्योंकि आंकड़े कम ना होना, इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर जो हॉस्पिटल के डीन है उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो मौत के आंकड़े हैं उसका कारण ये भी हो सकता है कि पिछली बार देखा गया था जब कोरोना संक्रमित लोग होते थे तो तुरंत जो है डॉक्टर को संपर्क करते थे। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी संक्रमण होने के बाद 2-4 दिन खुद अपनी व्यवस्था करते, अपनी दवाइयां करते हैं, लोगों को बताते नहीं है, छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक काफी देर हुई होती है, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है काफी नीचे गिर गया होता है। ऐसे में इस तरह की परिस्थिति में डॉक्टर के हाथ में भी कुछ रह नहीं जाता, इसलिए उनको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में जो कोरोना संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि कोविड-19 को लेकर देश में हालात सुधर रहे हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने देश को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे न्यूयॉर्क से लोगों ने फोन करके बताया है कि अपना देश इस कदर बदनाम हो चुका है कि जो भारतीय टैक्सी चलाते हैं उनकी टैक्सी में बैठने को कोई तैयार नहीं है। बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान को शर्मनाक बताया है। मिस्टर कमलनाथ, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और देश को बदनाम कहेंगे, ये किस तरह की भाषा है? ये कांग्रेस के लोग मोदी जी और बीजेपी को बुरा भला कहते हुए अब देश को बदनाम करने लगे, कह रहे हैं कि देश महान नहीं है, बदनाम है। कांग्रेसियों, ऐसा काम न करो, इस भारत देश को बदनाम मत करो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज राजधानी गुवाहाटी में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 300 बेड के कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया है और इस मौके पर उनके साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि असम सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर है और इस पर लगाम लगाने की कवायद लगातार की जा रही है, जिसमें काफी हद तक हमें कामयाबी मिली है। और क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। DRDO is constructing a 300-bedded hospital for Government of Assam. They have started the work on 18th May and they will deliver the hospital on 4th June. And this hospital will comprise of 200 oxygen bed and 100 ICU bed. Everything is on track. I think we will be able to open this hospital maybe by 7 June or 8 June. असम में कोविड का स्थिति कैसा है अभी? अभी पॉजिटिविटी कम हुआ है, 5 का नीचे आया है, लेकिन देखिए और 10 दिन इंतजार कर। इसी बीच महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ठाणे में बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपके सामने। 26 साल पुरानी आवासीय बिल्डिंग का स्लैब गिर चुका है। 26 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी जिसका स्लैब गिरा है। स्लैब गिरने से
7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस स्लैब के नीचे दबने से कई लोगों के फंसे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। 26 साल पुरानी आवासीय बिल्डिंग का स्लैब गिरा है, जिसमें दबने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग उसमें अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि कितने लोग उसमें फंसे हैं ये किसी को नहीं पता है। लगातार उनको निकालने की कोशिश वहां से की जा रही है। टीमें वहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि उनको सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन कितने लोग अभी अंदर फंसे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। बड़ा हादसा मुंबई के ठाणे में हुआ है, जहां पर बिल्डिंग का स्लैब गिर चुका है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है उसमें दबने से। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा है जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कितने लोगों के अभी उसमें फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और ये कैसे हुआ पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से जानकारी मिली है कि ठाणे जिले के उल्लासनगर इलाके में साइंस सिटी बिल्डिंग है जिसका 1+5 स्ट्रक्चर है। उसमें अचानक 5वें फ्लोर का स्ट्रक्चर गिरने से काफी लोग दब जाते हैं। उसके बाद ये जानकारी मिलती है आनंद फानन में मनपा, उसके बाद वहाँ की जो रेस्क्यू टीम है कि अलावा मुंबई की पुलिस जो है पहुंचती है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करती है। लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि जो स्थिति होगी इतनी भयावह हुई। लेकिन जब मलबे निकालने शुरू किए तो एक के बाद एक करीब 7 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई है, जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू सही सलामत निकाल दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं कहीं चौंकाने वाला मामला। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी कि तौकते तूफान के दौरान जो तेज हवाएं और बारिश हुई थी उसमें जो है यह बिल्डिंग पूरी तरह से हिल गई थी, जिसकी वजह से जो है 5वें फ्लोर का मलबा गिरा, जिसकी वजह से नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हिल गया था। तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो 5वें फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के दोनों मलबे गिरने से काफी लोग दब गए थे। क्या जानकारी मिल पा रही है? जो 7 लोग थे जिनकी मौत अब तक हो चुकी है, वो वहां पर रहने वाले थे, आसपास के लोग थे या फिर कौन थे और जो वहां पर फंसे हो सकते हैं, उनको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के लोग वो हो सकते हैं? देखिए, जो लोग की मौत हुई है और जो लोग फंसे हुए वो उसी बिल्डिंग में उसी के आसपास रहने वाले लोग थे। खास करके जिनकी मौत हुई है उसी बिल्डिंग में रहते थे। तो हालात ये थे कि चूंकि रात को करीब 10 बजे का वक्त होता है जब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, उस वक्त अपने परिवार के साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब किसी ने किसी को आवाज तक नहीं दे पाया। अचानक आनंद फानन में ये बिल्डिंग का जो छोटा सा हिस्सा गिरा और उसके बाद फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर के मलबे गिर गए उसके प्रेशर दबाव के चलते। तो ऐसे में लगातार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह से बिल्डिंग जर्जर थी या फिर कोई और वजह। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया वो कहीं के बेहद संतोषजनक और चिंताजनक हो गया। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिल्डिंग का स्लैब गिरा है जिसमें दबने से 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे का पूरा मामला। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल का कहना है कि पहाड़ों में कोरोना के फैलने की मुख्य वजह शादियां हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के बाद 25 की जगह 50 या फिर उससे ज्यादा लोग शादियों में जाते हैं, जिससे पहाड़ों में तेजी से कोरोना फैला है। उन्होंने कहा कि लोगों ने घरों में शादी विवाह के कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाया, जिससे कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता रहा और पहाड़ों में हालात खराब हुए। पहाड़ों में है डेथ भी काफी हुई वहाँ। देखो, पहाड़ में एकमात्र यह था कि शादी ब्याह के कारण, शादी ब्याह में लोगों ने उसको मास्क न लगा के ज्यादा, जहाँ पर उसको जो था 25 की संख्या देने था वहाँ पर 50 तक पहुँच रहे थे। उस कारण से पहाड़ में जो गांव तक जो था कोविड की संख्या ज्यादा बढ़ी है। और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त ही ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से 31 मई तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। 31 तारीख तक भारी बारिश वहां पर हो सकती है कई जिलों में, और अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में ये बारिश हो सकती है, क्योंकि यहीं पर अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं, जहां 31 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि लोग अपनी तैयारी करके रखें, पूरी तरीके से कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कई जिलों में यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। कई जिले इसमें शामिल हैं जिनको येलो
अलर्ट पर रखा गया है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में बारिश का अलर्ट इस समय जारी कर दिया गया है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका रहती है। और यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि 9 जेलों में 23 कैदियों ने जेल से निकलने से इनकार कर दिया है। जिन कैदियों ने पैरोल पर रिहा होने से इनकार किया है वो जेल में ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करते हैं और जेल में रहकर सजा पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए बंदियों ने जेल प्रशासन को लिख कर दिया है कि वो पैरोल पर रिहाई नहीं चाहते। बेंगलुरु में एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में 5 अवैध बांग्लादेशियों को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है। बेंगलुरु पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि वीडियो क्लिप के आधार पर एक महिला समेत 5 आरोपियों को तत्काल खोजा गया और बेंगलुरु शहर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वीडियो में ये लोग महिला से दुष्कर्म करते और उसका उत्पीड़न करते दिख रहे हैं। फिलहाल पीड़िता पड़ोस के एक राज्य में है और पुलिस दल उसका पता लगाने में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में पांवटा साहिब में पंजाब पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी करके 15 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की हैं। नशीली दवाइयां बनाने के आरोप में यूनिक फॉर्मुलेशन फैक्ट्री के मालिक मोनिश मोहन निवासी देवीनगर पांवटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतसर पुलिस टीम नशीली दवाओं की खेप को छानबीन के लिए ट्रक में भरकर ले गई। ये कार्रवाई गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक जारी रही। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बीते 18 मई को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के मत्तेवाल में 50,000 नशीले कैप्सूलों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के दौरान पंजाब पुलिस ने पाया कि दर्द के लिए बनी दवा जिसमें कि प्रतिबंधित पदार्थ ट्रामाडोल पाया जाता है और उसका इस्तेमाल नशे के तौर पर भी किया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहल पर मिशन फतेह 2.0 के 8 दिनों के दौरान आशा वर्करों की तरफ से 1.95 करोड़ की आबादी वाले कुल 51.6 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है। और इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सरदार बलवीर सिंह सिद्धू ने बताया कि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा जताया है और कोविड-19 के शुरुआती पड़ाव के दौरान इलाज करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग ड्राइव के अंतर्गत कोविड-19 के लिए कुल 1,37,281 व्यक्तियों का टेस्ट लिया गया, जिसमें से 4,654 का टेस्ट पॉजिटिव आया। पंजाब वासियों की अगर बात करें तो यहां पर मिलावट रहित सेहतमंद भोजन और खाद्य की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए मुख्य सचिव विनी महाजन ने फल मंडियों और आर्टिफिशियल राइपनिंग चैम्बर स्थापित करने और खाने में मिलावटखोरी के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सलाह देते हुए कहा है कि वो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावटखोरी की गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग से सहायता लें। महामारी की दूसरी लहर के बीच में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले एसडीआरएफ के जवानों ने पिथौरागढ़ के एक रिमोट गांव में 7 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उसके बाद एम्बुलेंस मुंशियारी के अस्पताल को रवाना हुई। पीपीई किट पहनकर बुजुर्ग को कंधे में लाने वाले जो फोटो वीडियो हैं इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एसडीआरएफ टीम के काम को लगातार सराहा जा रहा है। मिलम से आगे बुई गांव में 82 वर्षीय बुजुर्ग समेत अन्य लोगों का कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच की गई थी। कोरोना पॉजिटिव आने पर उनको गांव में ही होम आइसोलेट किया गया था। बुजुर्ग दंपति झोपड़ी में अकेले रहते थे। इसी बीच गुरुवार को अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ को इस बात की सूचना मिली, मौके पर पहुंचे और उनको लेकर रवाना हुए। ये आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, भारत में फिलहाल इतना ही। आप देखती हैं एनबी न्यूज। नमस्कार।